पहला सौदा में आप सभी का स्वागत है। एक्सपर्ट का दमदार पैनल सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आप देखिए आज एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है थोड़ी सुस्ती के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत हो सकती है। 26 अंक नीचे ये इसलिए है क्योंकि यूएस के मार्केट्स अपने हाई से नीचे आए थे और इस समय एशियाई बाजार कुछ खास जबरदस्त प्रदर्शन नहीं दिखा रहे हैं। ताइवान कोस्पी के बाजार में भी देखिए मामूली ही सही गिरावट है और दूसरे मार्केट्स भी आप देखिए शंघाई और हांगकांग के मार्केट्स यहाँ पर भी कमजोरी ही देखने को मिल रही है। इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा दबाव के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन 8,628 के आसपास भारतीय बाजार खुलेंगे इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ संदीप वागले जी तो हैं ही स्टूडियो में और किरण यादव जी हैं, नितिन मुरारका जी हैं और अब अमरीश बलिगा भी शामिल हो चुके हैं। अमरीश मॉर्निंग, बताइए। लोग काफी कॉशियस हो गए हैं इस फीड पर, कह रहे हैं कि एक बार जेनेट येलेन को सुन लें और उसके बाद ही व्यू बनाएंगे कि अगली सीरीज में क्या कॉल लेना है। नितिन हमें बता रहे थे कि इतनी तेजी की पोजीशंस नेक्स्ट सीरीज में रोल भी नहीं हो रही हैं। क्या व्यू रखते हैं आप भारतीय बाजारों पर इस समय? क्या वेट एंड वॉच की रणनीति बेस्ट होगी? अगले 2-3 दिन देख लें, येलेन की स्पीच देख लें, उसके बाद सोमवार से नया फ्रेश कॉल लें? मैं भी कॉशियस हूँ करीब लास्ट 2-3 हफ्ते से। इनफैक्ट लाइक आई बीन सेइंग दैट सिंस देयर आर हार्डली एनी ट्रिगर्स गोइंग अहेड, शायद 1-1.5 महीने 2 महीने तक लाइक ज्यादा कुछ ट्रिगर्स नहीं है। एंड ऑलरेडी वी हैव सीन द मार्केट्स मूविंग फ्रॉम दैट 6,800 लेवल्स टू 8,700 लेवल्स इन द लास्ट 5 months एंड रिजल्ट सीजन ऑल्सो इज मोर लेस ओवर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वी कुड सी सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट्स एट लेवल्स ऑफ 8700 8750, वो भी क्रॉस नहीं कर रहे। सो इट इज पॉसिबल दैट वी कुड सी सम करेक्शन पॉसिबल टू लेवल्स ऑफ अबाउट 8200 8250। शायद वहां जाके लेना चाहिए। आई थिंक वन शुड जस्ट सिट ऑन कैश फॉर द टाइम बीइंग एंड पॉसिबली आई मीन नॉट रियली गो शॉर्ट बट पॉसिबली जस्ट सिट ऑन कैश एंड वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी जो शायद हम लोग को मिले बाय आई थिंक अक्टूबर, मिडिल अक्टूबर एंड। चलिए, तो थोड़ा इंतजार करिए, वेट एंड वॉच का अप्रोच रखिए। और टारगेट जो नीचे के आप दे रहे हैं 8,200 8,250 के दे रहे हैं, यानी यहां से एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अमरीश तो पिछले 2 हफ्तों से थोड़े से कॉशियस अप्रोच के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आज देखना होगा कौन से वो सेक्टर्स हैं जो कमजोरी की तरफ मदद करेंगे और कौन से वो स्टॉक्स हैं जो मजबूती की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। देखना होगा आईटी सेक्टर आज किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है, क्योंकि इस सेक्टर के दम पर ही कल भारतीय बाजारों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। प्री ओपनिंग सेशन शुरू होने ही वाला है, 20 सेकंड बचे हैं मात्र और नजर होने वाली है आज आईटी सेक्टर के अलावा बैंकिंग शेयरों पर भी, क्योंकि मूड बनाने या बिगाड़ने का काम दरअसल बैंकिंग स्टॉक्स ही करते हैं। और आज हमारे एक्सपर्ट्स पीएसयू बैंकिंग शेयरों पर काफी बुलिश हैं। संदीप जैन कह रहे थे आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक खरीदिए, और हमारे दूसरे एक्सपर्ट देखिए किरण भी कह रहे थे कि आपकी नजर पीएसयू पैक पर होनी चाहिए। इन शेयरों पर होगी नजर। भारतीय बाजार इस समय खुलते हुए प्री ओपनिंग ट्रेड्स में आप देखिए 22 अंक की बढ़त के साथ सेंसेक्स ने शुरुआत करी और अब ये बढ़त बढ़ती जा रही है। कौन से वो स्टॉक्स हैं जो अच्छी तेजी दिखा रहे हैं? सिप्ला जैसे स्टॉक्स पर नजर है। आप देखिए ये एक अच्छी तेजी दिखा रहा है, हालांकि 9-9.5% तो ऊपर नहीं खुलने वाला, लेकिन एक्सिस बैंक, येस बैंक में भी मजबूती देखने को मिल रही है। येस बैंक लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, देखना होगा ये और आगे ऊपर जाता है या नहीं। लेकिन औरोबिंदो फार्मा प्री ओपनिंग सेशन में 10% नीचे के टिक्स दिखा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है 10% नीचे खुलेगा। कुछ देर पहले हम सुन रहे थे कि जो उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी उसमें राकेश झुनझुनवाला खुद पूछ रहे थे, मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे कॉन्फ्रेंस कॉल में, और अब आप देखिए ये बदलता हुआ 2-2.5% मजबूती के साथ खुलेगा। आज कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की बाय रिपोर्ट्स भी आई हैं औरो फार्मा के ऊपर, और बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच जैसे ब्रोकरेज हाउसेस और सीएलएसए जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस नतीजों के बाद इसके ऊपर बुलिश होते हुए, तो अच्छी ओपनिंग यहां पर आज के सत्र में देखने को मिलेगी। इस तरह के संकेत देखे जा रहे हैं हर्षदा। जी हाँ, और कुछ खबरें जो बाजार पर आज सीधा असर डालेंगी, इसमें आप देखिए इंजीनियर्स इंडिया नंबर्स अच्छे तो स्टॉक में एक मजबूत शुरुआत होगी। प्री ओपन सेशन में करीब 5-5.5% ऊपर खुला है। रिलायंस पावर में करीब 4% की तेजी बनती हुई दिखाई दी थी प्री ओपन में, वो काउंटर अब 2% तक की वृद्धि दिखा रहा है। मजेस्को जिसमें एक तगड़ा डेवलपमेंट है, तो इस काउंटर में कुछ एक्शन की पूरी संभावना। तो मिड कैप साइड पर भी हम देखेंगे ऐसे खबरों वाले काउंटर्स हैं जहां पर वो पूरा हरकत देखने को मिलेगी। इस बीच रुपया ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, 67-14 के आसपास इसकी ओपनिंग होती हुई दिखाई जरूर दे रही है। बिल्कुल, और नजर रहेगी कैस्ट्रोल जैसे स्टॉक्स पर भी। बीच में भी इस तरह की खबरें आई थी कि बीपी हिस्सेदारी बेच सकता है। आज फिर इस तरह की खबरें हैं कि बीपी अपनी करीब 8-8.5% हिस्सेदारी बेच सकता है, और आप देखिए प्री ओपनिंग सेशन में ये शेयर थोड़ा सा कमजोर होता हुआ 385 से 314 के बीच में ये हिस्सेदारी बिक सकती है। लेकिन मई में इन्होंने पिछली बार हिस्सेदारी बेची थी और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट्स आती हुई। बीच में भी अमरीश रिपोर्ट्स तो आई थी लेकिन वो हिस्सेदारी बिकी नहीं थी। तो आज नजर होगी कि ब्लॉक डील एक बार हो जाए उसके बाद किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, और क्या राय रखते हैं आप इस काउंटर पर?
Absolutely, I think one should wait for that block deal to happen to really be sure कि आगे जाके क्या होता है. And overall, I mean this segment itself, I think we are still seeing that decent growth. So I think one can still remain bullish. चलिए, करीब 26 करोड़ डॉलर की वो डील होने वाली है. कैस्ट्रॉल जो पेरेंट कंपनी है, जो आप बीपी कह रहे हैं, वो एग्जिट करेगा इंडियन आर्म से, या फिर वो हिस्सेदारी बेचता हुआ दिखाई देगा. और देखना होगा कि वाकई में वो डील होती है, यानी 385 से 415 के बीच वो रेंज है जिसमें डील होने की संभावना है. आज वो ब्लॉक डील होने की संभावना है. लेकिन वो कौन से काउंटर्स हैं जिस पर आज एक्शन है, ये हम आपको सुबह से बता रहे हैं. और स्टॉक 2020 में हमने 7:30 बजे आपके सामने रखे थे 20 ऐसे शेयर जिसमें पूरा एक्शन आज के सत्र का दिखाई देगा. देख लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स रहे हैं, क्या है रिकैप. पूरी टीम पर नजर डालिए. 10 के 10 बल्लेबाजों को आज टीम में शामिल किया है. आज जनरली एफएनओ से रिलेटेड ज्यादा शेयर हैं. कल एक्सपायरी से पहले केन इंडिया में तेजी देखने को मिल सकती है. जेएसपीएल में तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि घरेलू बाजार में स्टील की कीमतें बढ़ रही हैं. वेदांता, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी रखिए नजर. और डिपेंडेबल का दर्जा दिया है एस्कॉर्ट्स को. नजर रखिए एडीएजी पैक पर. रिलायंस कैपिटल और रिलायंस डिफेंस को टीम में शामिल किया. आज रिलायंस पावर के लिए भी अच्छी खबरें आती हुई. प्राज इंडस्ट्रीज को आज फ्री हिट का दर्जा दिया है. इथेनॉल की पॉलिसी के ऊपर जिस तरह से सरकार काम कर रही है, इथेनॉल को लिंक करने की बात कच्चे तेल के साथ हो रही है, ये पॉजिटिव बात मानी जाएगी. और डिफेंस में अब उतर सकती है आईटीआई. सरकार इसको जल्द मंजूरी दे सकती है, इसीलिए इसको आज पिंच हिटर का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने दिया है. मेरी टीम पर नजर डालिए. यहाँ पे एक स्टॉक है जहाँ पे शॉर्ट की कॉल है, कैस्ट्रॉल, क्योंकि ब्लॉक डील होनी वही. नतीजों के आधार पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और अरविंदो में खरीदारी. मारुति अपग्रेड है इसलिए खरीदारी. और यस बैंक अच्छा एक ट्रैक्शन दिखा रहा है चार्ट पे. मेघबड़ी ऑर्गेनिक्स नतीजों के बाद सिलेक्टर्स इस खरीदारी सलाह दे रहे हैं. वहीं तेल में तेजी को देखते हुए ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है. एनबीसीसी यहाँ पे भी पूरी तरीके से री रेटिंग का केस है. और एमएमटीसी डिफेंस का एक नया प्ले सिलेक्टर्स को नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है. चलिए, तो बात हुई वो स्टॉक्स की जो आज इंट्राडे में आपको मुनाफा कमा कर दे सकते हैं, स्टॉक 2020 के शेयर. लेकिन लॉन्ग टर्म में कौन सा स्टॉक आपको माला माल कर सकता है, इस पर बात करते हैं. और आशीष वर्मा ऐसे ही चुनिंदा स्टॉक्स अच्छी तरह रिसर्च कर हमारे सामने पेश कर रहे हैं जैकपॉट सीरीज में. और चलिए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा है. HIL लिमिटेड है हमारे रडार पे. आज ये कंपनी, ध्यान रखें, पहले हैदराबाद इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती थी. सीके बिरला ग्रुप का एक हिस्सा है और 1946 में इस कंपनी का गठन हुआ था, यानी कि आजादी से पहले की ये कंपनी है. और आज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स है बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में. इस कंपनी के 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, 8 सेल्स ऑफिसेज और 59 डिपोज हैं अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री. ये कंपनी फैली हुई है और डोमेस्टिक फाइबर सीमेंट इंडस्ट्री में लीडर है. और आइकॉनिक ब्रांड जो चार मीनार है वो इस कंपनी की स्टेबल से आता है. चार मीनार में जितने भी रूफिंग ऑफरिंग्स हैं इस कंपनी की, यानी कि छत बनाने के लिए, उस स्पेस में मार्केट लीडर है कंपनी. फाइबर सीमेंट कोरुगेटेड शीट्स, आसान शब्दों में छत बनाने के लिए जो हम कहते थे एस्बेस्टस शीट्स, उसे बनाने का ये कंपनी कामकाज करती है. और अक्रॉस द नुक एंड कॉर्नर इस देश के वो सीमेंट शीट्स आपको मिलती हैं. और इसी ब्रांड के एक्सटेंशन के तौर पे अब हाल में इस कंपनी ने इस चारमीनार ब्रांड के अंतर्गत कलर्ड स्टील शीट्स उतार दी हैं. इसके अलावा दूसरा इंटरेस्टिंग ब्रांड है इस कंपनी के स्टेपल से, वो है एरोकॉन का. एरोकॉन ब्लॉक से इस कंपनी के कामकाज की शुरुआत करी थी, जिसमें क्ले बॉक्स, कंक्रीट और हॉलो ब्लॉक्स को रिप्लेस किया गया था, यानी कि ईंट को रिप्लेस करा गया था इस एरोकॉन ब्लॉक से. कटिंग एज जर्मन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये बनाए जाते हैं और बड़े एडवांटेजेस कहे जाते हैं. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है उसमें 20% का रिडक्शन, कंस्ट्रक्शन टाइम 30% कम होता है और बिल्डिंग का जो डेड वेट होता है उसमें 30% का रिडक्शन आ जाता है. तो बहुत तगड़ा बिजनेस है इस कंपनी का ये. इस एरोकॉन ब्रांड को ओवर द इयर्स इस कंपनी ने एक्सपैंड करा. उसके बाद इसमें पैनल्स उतारे, यानी कि ड्राई वॉल्स का सब्स्टिट्यूट 80% कंस्ट्रक्शन टाइम कम कर देता है. सी बोर्ड्स जो कि प्लाईबोर्ड के रिप्लेसमेंट थे, पाइप्स और फिटिंग्स उतारी थी, जिसमें सीपीवीसी, यूपीवीसी पाइप फिटिंग्स उतारी थी. और पाइप्स के धंधे में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाला ये बिजनेस है, ये ब्रांड है. एरोकॉन ब्रांड को ये कंपनी लगातार एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड किया जा रहा है. अब इस एरोकॉन को ये कंपनी पोजीशन कर रही है बिल्डिंग मटेरियल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के तौर पे. और इसी के अंतर्गत बीते साल से अब तक पिछले कुछ महीनों में
तमाम नए प्रोडक्ट्स इस कंपनी ने उतार दिए, जिसमें एरोकॉन स्मार्ट फिक्स यानी कि जो ब्लॉक जोनिंग के लिए मोर्टार का इस्तेमाल किया जाता है, वो स्मार्ट पुट्टी, जब आप पुताई करते हैं दीवालों की तो दीवालों को फ्लैटन आउट करने के लिए जो पुट्टी का इस्तेमाल होता है, एरोकॉन स्मार्ट बॉन्ड यानी कि एक एडहेसिव इस कंपनी ने उतार दिया था, स्मार्ट प्लास्टर जिसमें रेडी मिक्स प्लास्टर जो आजकल आरएमएक्स यूज होता है वो ये कंपनी ने उतारा। इसके साथ साथ विट्रीफाइड टाइल्स, सीलिंग टाइल्स, ये सब इस कंपनी ने इस ब्रांड के अंतर्गत उतारी हैं। और ये एरोकॉन जो ब्रांड है इस कंपनी का FY16 में कुल बिक्री में 31% और EBITDA में 55% का उछाल देखने को मिला है। और ये दोनों ब्रांड्स अब चार मीनार और एरोकॉन को सुपर ब्रांड के टाइटल से सुपर ब्रांड का दर्जा मिल चुका है। चार मीनार मार्केट लीडर अपनी स्पेस में, और एस्बेस्टस शीट्स का जो देश भर का मार्केट है उसका 22% मार्केट इस इकलौते ब्रांड के पास है। एरोकॉन के जो AAC ब्लॉक्स आते हैं इस देश में अब सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा ये जो दोनों बिजनेसेस ब्रांड मैंने बताया, कुल आय का 97-98% यहां से आता है। इसके अलावा बचा हुआ कारोबार में इस कंपनी का HYSIL ब्रांड है जिसमें इंडस्ट्रियल इंसुलेशन का काम है, साथ साथ राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में कुछ विंड पावर एसेट्स हैं, कुल मिलाकर 9-10 मेगावाट के आसपास के तो कैप्टिव यूज के लिए होते हैं, बचा हुआ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को बेच दिया जाता है। पर इस बेहतरीन के बिजनेस के बावजूद ये स्टॉक अपने साल के हाई से 25% नीचे कामकाज कर रहा है। क्यों ये प्रेशर आया? क्योंकि Q1 के फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, बिक्री में दबाव था। FY16 के फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, बिक्री में 1% के आसपास की डी ग्रोथ देखने को मिली थी। ये प्रेशर क्यों था? क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट दबाव में था, और ज्यादा इंपॉर्टेंट कई साल से जो देश में मॉनसून कमजोर है उसके चलते ग्रामीण या रूरल डिमांड ठंडी पड़ती हुई नजर आई थी, और उसका इंपैक्ट बीते फाइनेंशियल ईयर और इस साल के Q1 में देखने को मिला। इस कंपनी का मार्केट कैप 436 करोड़ रुपए का है, प्रमोटर्स का 41% स्टेक है, हिप्नोस फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गजों का अच्छा खासा ओनरशिप, अच्छा खासा चंक है इस कंपनी का। मार्केट कैप टू सेल्स, इस कंपनी का मार्केट कैप मैंने कहा था 436 करोड़ रुपीस का, 1100 करोड़ रुपए की FY16 में सेल्स थी, महज 0.39 टाइम्स की मार्केट कैप टू सेल्स। डेट इस कंपनी बुक्स में महज 69 करोड़ रुपीस का, डेट इक्विटी बेहद कंफर्टेबल 0.3 टाइम्स पे आपको नजर आएगी। FY15 में 20 रुपए का डिविडेंड, FY16 में कमजोर फाइनेंशियल्स के बावजूद 17.5 रुपए का डिविडेंड, 2 साल में ऑलमोस्ट 35-40 रुपए का ये कंपनी डिविडेंड दे चुकी है। अब इस साल मॉनसून अच्छे हैं और एक्सपेक्टेड है कि 2-3 साल के दबाव के बाद फाइनली रूरल डिमांड में तगड़ा मार्क्ड पिकअप देखने को मिलेगा। सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो इंश्योर कर रही हैं टाइम बाउंड कंप्लीशन हो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए, उसका भरपूर फायदा इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को मिल रहा है। शहरीकरण जिसे हम कहते हैं अर्बनाइजेशन जो हो रहा है इस देश में, उसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है और इस कंपनी के जो ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, AAC ब्लॉक्स, पैनल्स, उनकी डिमांड आगे ऑब्वियसली बढ़नी है। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट की सरकार बात करी, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रही है, एडिशनल डिमांड क्रिएट होगी हैदराबाद इंडस्ट्रीज यानी कि HIL के प्रोडक्ट्स के लिए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जो डिमांड आने वाली है, HIL उसके लिए बिल्कुल एप्टली प्लेस है उस डिमांड को कैप्चर करने के लिए। तो एक ऐसी कंपनी जो अब बिल्डिंग मटेरियल स्पेस की लीडर है, कंपनी अपने आप को लगातार रिपोजिशन कर रही थी और एस्बेस्टस शीट, सीमेंट शीट्स पे जो डिपेंडेंस थी लगातार इस कंपनी ने कम करी, तमाम नए प्रोडक्ट्स इस कंपनी ने उतार दिए हैं। कंसर्न जो स्लोडाउन को लेकर हैं वो स्टॉक की पिटाई के साथ ऑलमोस्ट प्राइस इन नजर आती हैं। FY16 की डी ग्रोथ के बाद ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस है कि FY17 यानी कि इसी साल के ऑनवर्ड्स फाइनेंशियल्स में एक मार्क्ड पिकअप आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी हैदराबाद इंडस्ट्रीज जो अब HIL लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, उसे अपने रडार पर रखें। तो HIL यानी कि हैदराबाद इंडस्ट्रीज, ये हमारा जैकपॉट शेयर है। तभी रिसर्च के बाद इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया गया है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स काफी रह सकते हैं एक साउंड बैकग्राउंड कंपनी का। और वो स्टॉक देखिए प्री ओपन सेशन में करीब 6% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। इस बीच आप देखिए प्री ओपन सेशन से अब जो भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी वो काफी स्ट्रांग रहेगी। 75 अंक ऊपर सेंसेक्स दिखा रहा है, निफ्टी भी करीब 16 पॉइंट ऊपर, मिड कैप बैंक निफ्टी में भी उछाल की पूरी उम्मीद। एक काउंटर जो कल काफी एक्टिव था वो है इंडिया सीमेंट। इस पर इनफैक्ट नितिन मुरारका मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि वायदे बाजार का ये स्टॉक है। कल एक मॉरिशस के फंड ने करीब 15 लाख शेयर इसमें खरीदे जरूर हैं, हालांकि ये बैन लिस्ट में शामिल हो चुका है एक्सपायरी से ठीक पहले। क्या सलाह होगी, अब कैसे ट्रेड किया जाए इसमें? देखिए हर्षदा, इसमें कैश मार्केट में अभी भी काफी वॉल्यूम्स हो रहे हैं। FNO में बैन होने के बाद अगर आप कैश मार्केट में देखेंगे तो कल का जो वॉल्यूम था वो प्रीवियस 10 डेज के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा था। और इनफैक्ट अगर आप डिलीवरी कल की चेक करेंगे तो 450% डिलीवरी कल इंक्रीज हुई है कंपेयर टू प्रीवियस डे। इसका मतलब हुआ कि अगर बैन है उसके बाद भी इसमें अभी भी बाइंग हो रही है और मुझे लगता है कि स्टॉक धीरे धीरे आपको 155-160 की तरफ शॉर्ट टर्म में मूव कर जाना चाहिए। और नीचे जो इसका अभी शॉर्ट टर्म सपोर्ट
135 के आसपास का बन रहा है। 135 का स्टॉप लॉस रख के आप कैरी कर सकते हैं। करीब 150 155 के टारगेट मिलने चाहिए। चलिए, तो ये रहा इंडिया सीमेंट पर, लेकिन टाटा केमिकल्स पर अब बुलिश हैं। किरण, ये आपका टॉप पिक है, बताइए किस तरह के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? टाटा केमिकल्स बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है और मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को जरूर मिलती नजर आएगी। डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो इधर बहुत अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशंस इस महीने और अगले महीने में भी देखने को मिल रहे हैं, तो रोल ओवर भी अच्छा हो रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर से और अपसाइड है। जिस तरीके के साथ ये कल की मूव हमने देखी है एक दिन के करेक्शन के बाद, तो मेरा मानना है कि 545 के स्टॉप लॉस के साथ अगर लॉन्ग पोजीशंस की जाती है तो इजीली हम 575 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए कल तक। इसी के साथ एक और कंपनी विनती ऑर्गेनिक्स भी आपने पिक की है, क्या टारगेट दे रहे हैं? क्योंकि कल भी इसमें कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था और ये फंडामेंटल जानकारों के रेडार पर रहा है स्टॉक कुछ दिनों से। विनती ऑर्गेनिक्स एक असेंडिंग चैनल है, उसका ब्रेकआउट कल मिला है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ डिलीवरी वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे दिखाई दिए थे। तो मेरा मानना है कि इधर 595 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कुछ नए पोजीशंस लिए जाते हैं तो 640 के टारगेट्स आज या कल तक आपको देखने को मिल जाने चाहिए। बेसिकली केमिकल कंपनी सारे के सारे बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से एक ये स्टॉक रहेगा जहां पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यहाँ केमिकल कंपनी ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। विनती ऑर्गेनिक्स ये पसंद है हमारे एक्सपर्ट किरण को। JSPL भी इनकी लिस्ट में है और टाटा केमिकल्स, ये हैं 3 टॉप पिक इनकी। और संदीप वागले की टॉप पिक भी आपको बता दूं, HPCL में बिकवाली की राय, आइडिया में खरीदारी की राय, भेल में भी बिकवाली की राय है और भारत फोर्ज में खरीदारी की राय दे रहे हैं। बताइए इन दोनों के लिए भी टारगेट्स आज। हेमंत, भारत फोर्ज में मेरा 845 का स्टॉप लॉस है, 895 का टारगेट है और भेल में 140 का स्टॉप लॉस है, बेचा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 140 फॉर अ टारगेट ऑफ 129। ओके, चलिए, तो ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो आज संदीप ने आपको 2 तेजी के कॉल बताए, आइडिया और भारत फोर्ज, और 2 बिकवाली के कॉल बताए, भेल और HPCL। तो इन पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए आज के दिन। लेकिन करीब 50 सेकंड बचे और आपको जल्दी से बता दूं कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां एक्शन देखने को मिलने वाला है। औरोबिंदो फार्मा अच्छे नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने जिस तरह से अपग्रेड्स दिए हैं और कॉन्फ्रेंस कॉल जो अभी प्री ओपनिंग सेशन में हम सुन रहे थे उसको देखकर कॉन्फिडेंस जगाए, 3% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा नजर रखिए मेजिस्को पर, आज का टॉप 5 स्टॉक्स में ये स्टॉक शामिल था, अच्छी तेजी यहां पर बनेगी। ईक्लर्क्स एक और ऐसी कंपनी है, 29 तारीख को बायबैक के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है, तो ईक्लर्क्स के ऊपर नजर रखिएगा। मारुति को फायदा मिलेगा CLSA के उस एग्रेसिव रिपोर्ट्स का जिसमें 5,850 का टारगेट उन्होंने दिया है, 5,000 से बढ़ा दिया है, 850 रुपए का टारगेट एक ही दिन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 साल के लिए टारगेट है, ध्यान रखिएगा। और नजर रहेगी HIL पर भी। यहाँ ये आज का हमारा जैकपॉट स्टॉक 6% की जबरदस्त मजबूती के साथ खुलने के लिए शेयर देता हुआ बाजार खुल चुके हैं। वेल्सपन ग्रुप के शेयर के ऊपर हम आएंगे क्योंकि लोअर सर्किट वहां पर लगते हुए फिर से दिख रहे हैं। लेकिन पहले बात सेंसेक्स की, 100 पॉइंट ऊपर शुरुआत हुई है। निफ्टी 18 अंक की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। तो प्री ओपनिंग सेशन में जो कमजोरी देखने को मिल रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल सेशन में आप देखिए अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एक्सपायरी से एक दिन पहले बड़े मूव्स देखने के लिए इस समय दिख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी देखिए 128% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। जो नंबर्स कमजोर आए हैं, देखिए जैकॉप के नंबर्स थोड़े वीक है, 5% ये शेयर नीचे है। कैस्ट्रॉल का शेयर 1% ही नीचे खुला है। अब तक कोई भी ब्लॉक होता हुआ नहीं दिखा है। हम आपसे कह भी रहे थे कि एक बार ब्लॉक हो जाने दीजिए, उसके बाद ही कोई ट्रेड इस पे लीजिएगा, तो अब तक कोई ब्लॉक नहीं हुआ। हालांकि रिपोर्ट्स थी, लेकिन आप देखिए EIL ने किस तरह का अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। 4% की जोरदार तेजी के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। बेहतरीन नतीजे, तो नतीजों के दम पर और ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स के दम पर सजदा अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। औरो फार्मा देखिए 3-3.5% ऊपर है। EIL अच्छे नतीजों के बाद अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। आइडिया में जिन लोगों ने कल तेजी की थी ये सोचकर कि वोडाफोन के साथ इसका विलय हो रहा है और उसके बाद जो खंडन आया, देखिए आज ये शेयर सबसे बड़ा लूजर है, 3.5% के आसपास की गिरावट यहां पर आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो वहां पर क्लियर कट एग्जिट कॉल्स, लेकिन हैदराबाद इंडस्ट्रीज हमारा जैकपॉट शेयर ये 7% ऊपर खुला है। इसमें हम देख रहे हैं वॉल्यूम पे कभी अच्छा खासा देखा जा रहा है। मजेस्को एक स्टॉक जहां पर वो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ साझेदारी में उतर रहे हैं और उसका पूरा फायदा स्टॉक को मिलता हुआ 5-5.5% की तेजी इसमें साफ दिखाई दी। पुंज लॉयड देखिए 2% ऊपर,
इनफैक्ट मैनेजमेंट से सीएनबीसी आवाज की बात हुई थी, उन्होंने कहा था डिफेंस में वो काफी अग्रेसिव हो रहे हैं और आज अखबारों में भी आया कि करीब आगे 400 करोड़ के ऑर्डर्स डिफेंस के लगते हुए दिखाई देंगे। विनती ऑर्गेनिक्स हमारे जानकारों का पिक, जहां पर एक मजबूत शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देखिए इंडो काउंट स्टॉक स्प्लिट की खबर पर 1% का उछाल दिखाता हुआ आज दिखाई दिया है। कल याद होगा आपको कि काफी धुलाई हुई थी इस काउंटर की। वेल्सपान इंडिया लोअर सर्किट पर, इनफैक्ट आज सर्किट बदला है, 10% का लोअर सर्किट 59 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। कल भागा हुआ शेयर ताज जीवी के, यूनिटी इंफ्रा जैसे काउंटर्स में आज मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे रही है। खुलते ही ये काउंटर्स थोड़े से स्लिप कर रहे हैं। स्नोमन लॉजिस्टिक्स में आज हमने देखा है कुछ सेल साइड की पोजीशंस एक्टिव जरूर हुई हैं। साथ ही साथ आप देखिए आंध्रा सीमेंट में कुछ खरीदारी के अंश देखने को मिले, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम है इस काउंटर में। हालांकि एपटेक बिल्कुल थक नहीं रहा है, आज काउंटर 132 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1.5% की मजबूती के साथ ट्रेड बनता हुआ इसमें दिखाई दिया है, तो एक स्ट्रॉन्ग सेशन है। दिग्गजों में एक बार नजर डाल लेते हैं क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। यहां पर हमने ऑरबिंदो फार्मा की बात की, लेकिन साथ ही ओएनजीसी पर गौर करिएगा, क्योंकि ईरान शायद ओपेक के साथ प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए कच्चे तेल का मान सकता है और वही एक तेजी दे रहा है ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इनफैक्ट केन इंडिया भी आपकी स्क्रीन पर ले आएंगे, क्योंकि तमाम काउंटर्स हैं जो कच्चे तेल पर सीधे निर्भर करते हैं और केन इंडिया ओएनजीसी में ज्यादा एक्शन आज इसी खबर पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में कल तगड़ी रफ्तार देखने को मिली थी और आज वो रैली जारी है। एचसीएल टेक लगभग 1% ऊपर, टेक महिंद्रा में 1% तक की वृद्धि और इंफोसिस देखिए 1.5% की तेजी दिखा रहा है। टीसीएस पर सीएलएसए काफी बुलिश हुआ है, इनफैक्ट इन्होंने 3000 का टारगेट दिया है। हालांकि स्टॉक बिल्कुल हिल नहीं रहा है, यहां पर कुछ मुनाफा वसूली और सीएलएसए के रेडार पर मारुति काफी अग्रेसिव टारगेट आता हुआ 5850 का। लोगों ने खुलते ही खरीदारी की है, 1.5% ऊपर फिलहाल वो काउंटर आज ट्रेड में दिखाई दे रहा है। तो मजबूत शुरुआत आज कह सकते हैं जरूर देखने को मिली है। बिल्कुल, और ईएल का स्टॉक देखिए 5% की तेजी दिखा रहा है आज के दिन। औरबिंदो फार्मा में 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अच्छी बढ़त, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। और मैं एक कॉल लेना चाहता हूं इस समय आपसे नितिन, इंफोसिस पर देखिए कल भी इसने काफी संभाला था निफ्टी को, 13 पॉइंट के आसपास की तेजी जो कल हुई थी वो इसी शेयर की वजह से हुई थी। और आज भी अगर हम अभी कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट हाजिर करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह का अच्छा प्रदर्शन इंफोसिस दिखा रहा है, जिसके चलते निफ्टी मजबूत है। इस शेयर पर कॉल दीजिए, क्या यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है? क्योंकि हम पूरी सीरीज में सुन रहे थे कि इंफोसिस को बेचिए और हमने ये भी देखा कि 52 हफ्ते के निचले स्तर भी इस शेयर ने छुए थे। क्या यहाँ पर एक ट्रेड दूसरी साइड यानी तेजी की साइड लिया जा सकता है? कल की रैली के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है या आपको लगता है उछाल में बेचना ही चाहिए? देखिए हेमंत, ये केवल शॉर्ट कवरिंग है। 2 दिनों में जो बाउंस आप देख रहे हैं इसमें डिलीवरी वॉल्यूम इनफैक्ट कम हुए हैं। ये जरूर है कि रोलोवर्स अच्छे हो रहे हैं। पूरा आईटी पैक में अगर आप इंफोसिस देखिएगा तो हाईएस्ट रोलोवर है, अप्रोक्सीमेटली 52% तक के रोलोवर्स थे। तो जो पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, बट ये जो 2 दिन का बाउंस है इसे मैं जस्ट बाउंस मानूंगा और काफी अच्छा रेसिस्टेंस 1075 के आसपास है। तो स्टॉक में बहुत ज्यादा अपसाइड यहां से नहीं है, हो सकता है 7-8 रुपए की अपसाइड मिल सकती है, बट डाउन साइड दोबारा आ सकती है। तो इस केस में आपको यहाँ पे बाय को अवॉइड करना चाहिए। अगर ये बाउंस करके 1065 के आसपास का अगर भाव मिलता है तो 1075 का स्टॉप लॉस रख के आप दोबारा शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और उस केस में आपको वापस से 1040 1035 का रेट मिल सकता है। ओके, तो ये कॉल इंफोसिस पर। अमरीश, आपकी क्या राय है? पोर्टफोलियो में अगर शामिल करना हो तो सही समय है या आप थोड़ा और इंतजार करना चाहेंगे इसको खरीदने के लिए? नहीं, पोर्टफोलियो में यदि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है देन आई थिंक वन शुड बी डूइंग एन SIP ओके इन स्टॉक्स लाइक इंफोसिस। शायद ओवर द नेक्स्ट 6 months you should be एबल टू गेट अ मच बेटर एवरेज प्राइस, क्योंकि इफ यू आर लुकिंग एट द नेक्स्ट पॉसिबली 1.5-2 years plus, so I think in that case this I suppose is the right time to get in. पर यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं देन आई थिंक दिस इज द रॉन्ग स्टॉक। ओके, ट्रेड के लिए ऑफ कोर्स ये स्टॉक नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आपने ये स्टॉक लेना है तो इससे बढ़िया मौका नहीं रहेगा। आप देखिए काफी ज्यादा एक्शन उसमें पिछले 2-3 दिनों में जरूर देखने को मिला है। इंजीनियर्स इंडिया 5% की तेजी, काफी तगड़ा वॉल्यूम प्ले, रिजल्ट्स हैव बीन वेरी स्ट्रांग। अमरीश, इनफैक्ट आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं, ये क्या रन रेट जो कंपनी ने दिखाया और मेरे ख्याल में मार्जिन्स पिछले 3 क्वार्टर्स में बेस्ट रहे हैं इस कंपनी के लिए, आगे जारी रहेगा यह प्रदर्शन? मुझे तो लगता है, क्योंकि इनफैक्ट आई बीन लाइक रिकमेंडिंग दिस स्टॉक फॉर द लास्ट आई थिंक 9 months to nearly 12
months, I mean, the basic logic was that oil and gas industry, especially refineries and OMCs in India, यहाँ पे काफी अच्छे cash flows हैं, and they are the actual end users of Engineers India's services. And because of which I felt that over the next couple of quarters Engineers India should do well, और वही हो रहा है अभी. And the stock was between about 170 to 210 मेरा like recommendation था, and I was looking at price levels of about 300-320. So I think we should see those levels over the next possibly 6 months to 8 months. ऑलराइट, और कैस्ट्रॉल के स्टॉक पर नजर रखिए. देखिए ब्लॉक डील अब तक हुई नहीं, और अब यहाँ पर किस तरह की रिकवरी निश्चित स्तरों से देखने को मिल रही है. पहले भी एक बार रिपोर्ट्स आई थी कि ब्लॉक डील होगी, हिस्सेदारी बिकेगी, लेकिन अब तक तो कम से कम नहीं हुई है. तो आप देखिए यहाँ पर खुला जरूर नीचे, कल भी थोड़ा सा कमजोर था, आज यहाँ पर थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है. इसके अलावा नजर होनी चाहिए आपकी दूसरी कुछ कंपनियों पर, और वो है मारुति. देखिए आज सीएलएसए के उस बड़े अपग्रेड के बाद 1.5% की तेजी दिखा रहा है. एफएनओ में टॉप 3 गेनर्स में ये शेयर भी शामिल हो चुका है. सीएट में भी तेजी है. ओएनजीसी और केन अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं. ओएनजीसी, केन, ऑयल इंडिया, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनको फायदा होता है कच्चे तेल में अगर उछाल देखने को मिलता है. लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से कोई स्टॉक आपको चुनना हो, तो कौन सा वो स्टॉक है जहां आप तेजी की साइड खेलना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे केन इंडिया, जो आप जैसे ओएनजीसी, ऑयल और केन इंडिया, इन तीनों में मुझे लग रहा है केन इंडिया में मूवमेंट आपको 3-4 रुपए की मिल जानी चाहिए. लॉट साइज भी काफी अच्छा है, इसका करीब 2500 या 3500 का लॉट साइज है. स्टॉप लॉस 205 का रखेंगे, 207 रुपए 40 पैसे के आसपास है. मुझे लगता है 213-214 रुपए तक का रेट आपको आज कल में मिल सकता है. चले 214 तक के चांसेस दिख रहे हैं आजकल में. केन इंडिया के साथ साथ बाकी पूरे ऑयल पैक में हम देख रहे हैं एक्शन जरूर देखा जा रहा है. वॉकहार्ट एक काउंटर जहां पर अब हम देख रहे हैं थोड़ी सी हरकत आती हुई, 1.5% ऊपर खुला है. इनफैक्ट ये स्टॉक इसमें ऑरबिंदो फार्मा जैसे गेंस तो नहीं है, लेकिन वॉकहार्ट पर संदीप टेक्निकली आपकी क्या राय रहेगी? 11 रुपए ऊपर स्टॉक. हर्षद अब बॉटम बन चुका है 3 या 4 दिन पहले, जो कि लगभग 770 के आसपास है. तो यहां से मुझे थोड़ी सी अपसाइड की उम्मीद होगी. लगभग 825, 830, करंटली 802, 803 पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन वहां पर काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है. तो लिमिटेड अपसाइड फॉर द डे पॉजिटिव. ऑलराइट, और वेल्सपन ग्रुप के शेयरों पर रखिए नजर. वेल्सपन इंडिया में आज भी आप देखिए लोअर सर्किट लगा है, तीसरे दिन लगातार हैट्रिक हो गई है लोअर सर्किट की, और 1.5 लाख शेयर ही ट्रेड हो पाए हैं. तो लोग अभी भी यहां पर फंसे हुए हैं. हालांकि वेल्सपन एंटरप्राइजेज ने जरूर एक कमबैक दिखाया, और कल भी हमने देखा था वो शेयर ऊपर था, आज भी 3% ऊपर है. वेल्सपन कॉर्पोरेशन बिल्कुल ठंडा कारोबार करता हुआ इस कंट्रोवर्सी के चलते. ये तो बात हुई वेल्सपन की, लेकिन आप देखिए आज का जैकपॉट स्टॉक 7% ऊपर है. HIL, हैदराबाद इंडस्ट्रीज के नाम से ये शेयर पहले जाना जाता था, और अब इसका नाम बदलकर HIL हो गया है. तो ये शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. 7% की ओपनिंग. अम्बरीश, आपका फेवरेट शेयर रहा करता था, मुझे याद है 7-8-10 साल पहले, अगर मैं सही हूँ. अब भी ट्रैक करते हैं आप इसे? अभी उतना ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, पर अभी क्योंकि रिकमेंडेशन है आप लोगों का, आई थिंक ट्रैकिंग है. क्योंकि आफ्टर आई हैड रिकमेंडेड अबाउट 10 years बैक, उसके बाद मल्टीबैगर हो चुका था, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स अंडर परफॉर्मेंस था. तो शायद दिस कुड बी द राइट टाइम. कार्वी में थे, कार्वी में था, याद आता है जब आपने इसको रिकमेंड किया था, और क्या तेजी देखने को मिली थी. पुरानी बात है, लेकिन अच्छे रिटर्न से स्टॉक ने दिए हैं, और आज इस लेवल पर भी अच्छा लगता है. आशीष वर्मा का ये वेल रिसर्च स्टॉक HIL, इस पर रखिए नजर. मैजिस्को एक और ऐसा स्टॉक है, आज हमारे टॉप 5 में था, और हर बार खबरों के दम पर ये शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा देता है. किरण, अब 6% ऊपर है, ये बताइए इसके चार्ट्स कैसे दिखते हैं आपको? आज जो जिस लेवल से निकला है, एक अच्छे बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन पिछले करीबन 10 दिन से हम देख रहे थे. करीबन 475-480 का लेवल्स बहुत अच्छे बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन में लग गए. उसके बाद आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अभी फिलहाल ट्रेड करता नजर आ रहा है. तो मेरा मानना है कि इधर भी कोई लॉन्ग पोजीशन बनाए जा सकते हैं. नजदीक वाला स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो कि करीबन 505 का होगा, और टारगेट्स के लिए 530 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए इन अ वेरी शॉर्ट टर्म. पर अगर थोड़ी सी 530 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है आज के सत्र में, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 560-575. तो ये टारगेट्स मान के चलना चाहिए.
575 तक जाने की पूरी क्षमता रखता है काउंटर। आज 6% ऊपर। एक और स्टॉक जो काफी एक्टिव है वो है पुंज लॉयड, 4% की तेजी और काफी दिनों बाद इस तरह का वॉल्यूम खुलते ही स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया है। संदीप, टेकचेक इस पर अगर आप दे सके, 4% ऊपर, 20 रुपए 70 पैसे पर। एक टाइम था जब इस स्टॉक के पीछे सब लोग भाग रहे थे और उसके बाद जिस तरह का डाउनसाइड आया ये 20 के नीचे दिखा। अब फिर से थोड़ी सी हरकत आना शुरू हो रही है। इसके झांसे में फिर से फंसे या दूर रहे? आई थिंक कल भी हमने बात की थी 19 और 22 का एक सीमित दायरा है, लेकिन अब 22 10% होते हैं तो उस हिसाब से अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो मुझे थोड़ा अपसाइड दिखता है, लेकिन आप बोलेंगे कि यहां पर लेके 30 तक जाए उतना नहीं लगता। चलिए, लेकिन अब जिस तरह से कंपनी ने अपने कामकाज को बदला है, डिफेंस में आई है, छोटी बंदूक बनाने के लिए इन्होंने बड़ी करार किए हैं विदेशी कंपनियों के साथ, तो बाजार थोड़ा सा उत्साहित होता हुआ दिख रहा है डिफेंस की कंपनियों के लिए। तो यहां पर ट्रेडिंग इंटरेस्ट बना हुआ है। आप देखिए आज 4% ऊपर है। लेकिन अमरीश, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से ट्रेडिंग इंटरेस्ट बना हुआ है। पुंज लॉयड को आप मेजरली तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ही मानते हैं। श्रीराम ईपीसी में भी खबर आई, बट देन आई थिंक दीज आर ऑल ट्रेडिंग बेट्स इस वक्त, क्योंकि इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट आई डोंट थिंक देयर इज एनी वे यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन दीज स्टॉक्स। पर ये खबर पे शायद चल जाए थोड़े दिन के लिए, बट लाइक यू राइटली सेड, आई थिंक मूविंग बियॉन्ड, आई मीन इवन फॉर पुंज, टर्न अराउंड के चांसेस बहुत कम है। टर्न अराउंड में काफी टाइम लगेगा। सो आई थिंक इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच। Only when you actually see the turnaround happening, that is the time to get in, not right now. तो लॉन्ग टर्म में खरीदारी मत करिए, ट्रेडिंग बेट्स जरूर हैं। प्रतिभा इंडस्ट्रीज देखिए आज 4-5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। इवन गैमन इंफ्रा पिछले कुछ दिनों से क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। तो वो स्टॉक्स जो इसको कोई अभी खरीद नहीं रहा था, उन स्टॉक्स में देखिए अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। शायद बाजार शॉर्ट ऑफ आइडियाज है, ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि सारे बड़े ट्रिगर्स तो निकल चुके हैं। डेंजरस है, बिल्कुल सही बात है। पुंज लॉयड में कई लोगों ने पैसा जलाया है अपना। नेक्स्ट एलएनटी बनने की बात सब लोग कर रहे थे, लेकिन आप देखिए फिर क्या हुआ इस स्टॉक में। बहरहाल आज जो अच्छा प्रदर्शन स्टॉक्स दिखा रहे हैं उसकी बात करते हैं। औरोबिंदो फार्मा 4% ऊपर। बागले साहब, खरीदना चाहेंगे या फिर जिसके पास है उसको बेच देना चाहिए इस समय? क्या राय रखते हैं आप इस पे? हेमंत, इसमें मैं कल आपका शायद खरीदारी की राय थी इसमें। मेरी इसमें आज भी खरीदारी की राय है, लेकिन एज अ ट्रेड मैं समझता हूं कुछ नहीं है। अगर आप 3 से 6 महीने लेंगे तो अब इसमें अच्छा खासा, जब ये स्टॉक 785-790 के ऊपर जाएगा, ये 900 तक जा सकता है। और इसमें मेरा एक डिस्क्लोजर है जो मैंने कल भी दिया था कि मैं ये पर्सनली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ओन करता हूं, तो मेरे व्यूज बायस्ड हो सकते हैं। चलिए, तो ये लॉन्ग टर्म प्ले इनफैक्ट कई जानकारों ने कहा है, संदीप भी कह रहे हैं उनके पोर्टफोलियो में है और एक बाय कॉल है। 4% ऊपर इनफैक्ट उन नंबर्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस मार्केट में जहां पर निचले लेवल से उछाल जरूर दिखा था, खुलते ही निफ्टी आपके लिए एक बार फिर हाजिर करेंगे। अब महज 3 अंकों की ही तेजी रह गई है। सेंसेक्स भी आप देखिए सिर्फ 17 पॉइंट ही ऊपर है और बैंक निफ्टी पर प्रेशर है, यहां पर बिकवाली बढ़ रही है। आइडिया 4% नीचे, लुपिन, भारती एयरटेल, अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक, ये काउंटर्स हैं जो प्रेशर एक बार फिर बना रहे हैं। इनफैक्ट इस पर नितिन मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्या सलाह होगी? क्या कुछ और अनवाइंडिंग की चांसेस हैं क्या, या फिर नई शॉर्ट पोजीशंस अब खड़ी हो रही हैं सीमेंट कंपनियों में, दिग्गजों में? देखिए, कल भी आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक, सीमेंट, एसीसी, इनमें सब में सेलिंग हुई थी। इनफैक्ट ये 2-3 दिनों से इसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट रोलओवर्स भी हैं। तो एक अंडर परफॉर्मेंस आपको पूरे सीमेंट पैक में दिख रही है एक्सेप्ट इंडिया सीमेंट। तो मुझे लगता है कि ग्रासिम, इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक तीनों में अभी शॉर्ट रोलओवर्स हैं और डाउन साइड निफ्टी के साथ साथ इनमें भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बाय अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी बाय पोजीशन है तो काफी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करना चाहिए। आज दरअसल बाजार चल इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि केवल इन्फोसिस ऊपर है, बाकी की आईटी कंपनियां देखिए नीचे ट्रेड कर रही हैं। और दूसरा मजबूत जो भाग है बाजारों का वो है बैंक्स में देखिए आज तेजी नहीं देखने को मिल रही है, कम से कम इस वक्त तक। पीएसयू बैंक्स भी देखिए ठंडा ट्रेड कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी देखिए आप, कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% नीचे ट्रेड करता हुआ। एसबीआई जैसे पीएसयू बैंक्स में भी थोड़ी सी ठंडा कारोबार हो रहा है। एचडीएफसी बैंक जो बड़ा वेटेज रखता है देखिए ये भी 1/4% नीचे ही है। तो बाजार में तेजी इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि सारे के सारे आईटी सेक्टर के शेयर देखिए ऊपर नहीं है, केवल इन्फोसिस ही ऊपर है और बाकी के बैंक्स भी देखिए कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन से स्टॉक्स फिर ऊपर है उन पे नजर डालिए। वेदांता देखिए करीब 1-1.5% ऊपर है। तो मेटल्स और माइनिंग कंपनियों में थोड़ा ट्रेडर्स का एक्शन आज नजर आ रहा है। केन इंडिया में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो तेजी देखने को मिल रही है डिवीज लैब में, और इस पर एक राय लेना चाहता हूं आपसे किरण।
कैसे लग रहे हैं इसके चार्ट? नंबर्स तो काफी जबरदस्त आए थे, नंबर्स के बाद अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा था ये स्टॉक। एफएनओ का काउंटर भी है कि यहाँ पर और तेजी हो सकती है? डिवीज लैब पे मेरा पहले भी कवरेज हो चुका है और मैं एग्रेसिवली बाय करने की सलाह देता आ रहा हूं इस स्टॉक में। एक अच्छे ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट पहले ही हो चुका है करीबन 1150 के करीब, और उधर से नॉन स्टॉप रैली चल रही है स्टॉक में। मेरा मानना है कि इधर और भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जानी चाहिए और आपको इजीली 1370 तक इसी महीने के यानी अगस्त महीने में आपको डेरिवेटिव महीने में आपको टारगेट देखने में मिल जाने चाहिए। बहुत शानदार चार्ट पैटर्न है, एग्रेसिव टारगेट्स है। ओके, तो शायद यहाँ पर आगे और वो रन जारी रहेगा। याद रखिए 6 महीनों में 36% तक की तेजी दिखा चुका है काउंटर। मजेस्को एक स्टॉक, अगर संदीप इस पर आप देख सके चार्ट्स क्या इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज उस डेवलपमेंट पर 8% से ज्यादा की तेजी इसमें आती हुई दिखाई दी है, भागा है खुलते ही ये काउंटर। हर्षदा, ब्रेकआउट तो क्लियर है, टारगेट 575 580 तक हो सकता है और एक 510 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। मजे की बात देखिए हर्षदा, मेजेस्को में खबर कोई बहुत बड़ी नहीं है। एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया है, जो कंपनी कम्युनिकेशन का काम करती है, ईमेल्स एसएमएस द्वारा, तो एजेंट्स और बाकी के जो लोग हैं एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। लेकिन मेजेस्को में जिस दिन तेजी होती है वो इसी तरह की तेजी देखने को मिलती है, बड़े रन देता है। और हमने बताया भी था, हमारे एक्सपर्ट इनफैक्ट किरण भी कह रहे थे कुछ देर पहले कि यहां पर तेजी करनी चाहिए, और अब एक और एक्सपर्ट बुलिश होते हुए 10% ऊपर मेजेस्को का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक और सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, वो है फार्मा सेक्टर। देखिए कल आईटी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था ओवरऑल, और आज फार्मा में तेजी है। वो खाट पर नजर रखिए, ये मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। डीवीज की बात हमने करी, स्ट्राइड साशुन, ग्लेनमार्क, और आपके टिकर पर लगातार औरोबिंदो फार्मा तो आप देख ही रहे हैं, ये स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है नतीजों के बाद से। अमरीश, क्या राय रखते हैं, इनको क्या खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए? आईटी को आप कह रहे हैं थोड़ा सा अभी दूर रहें, क्या ये पोर्टफोलियो लायक शेयर हो गए हैं बड़े करेक्शन के बाद? अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। आई मीन एक्सेप्ट ये भी ट्रेडिंग बेट्स हैं, ट्रेडिंग बेट्स हैं, बट फॉर इन्वेस्टमेंट आई वुड स्टिल सजेस्ट स्टॉक्स लाइक लुपिन एंड सन फार्मा, जहां पे अगेन यू कैन डू एन एसआईपी जस्ट लाइक इन्फोसिस, whereas I mean the other IT stocks I'm ignoring for the time being, क्योंकि I think at least the next 3 to 4 quarters we will still see headwinds for pharma, तो उसके बाद ही शायद देखना चाहिए। ओके, चलिए तो अभी थोड़ा इंतजार करिए, अगर खरीदना है तो एसआईपी के जरिए खरीदिए, जैसे इन्फोसिस में राय दे रहे थे अमरीश। धीरे धीरे खरीदारी करते रहिए। सन फार्मा और ल्यूपिन, ये 2 स्टॉक्स हैं फार्मा पैक में जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, शुरुआत कम से कम कर सकते हैं। अब वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। संदीप पागले साहब, अमरीश बलिगा जी, किरण यादव जी और नितिन मुरारका जी, आप सबका शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार देखिए ठंडा कारोबार कर रहा है, ना कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, और ये बात हम पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं। रेंज में फंसा हुआ है बाजार, 8640 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ, और सेंसेक्स भी देखिए 31 अंक की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। कल एक्सपायरी कहां होगी इस पर सबकी नजर है, और एक बार फिर से आपको बता देते हैं सीएनबीसी आवाज ने जो पोल कराया वो क्या बता रहा है। हमारा पोल कह रहा है कि 8650 से 8700 के बीच एक्सपायरी हो सकती है, 72% पार्टिसिपेंट्स यही मान रहे हैं, और 8600 से 8650 के बीच एक्सपायरी होगी, ये करीब 22% पार्टिसिपेंट्स मानते हैं, और 8700 के ऊपर एक्सपायरी होगी, ये कुल 6% लोग ही मान रहे हैं। तो ज्यादातर लोग 8700 के ऊपर जाते हुए देख नहीं रहे हैं भारतीय बाजारों को। हर्षदा जी हाँ, तो थोड़ा सा वो जो रेंज है श्रिंक होती हुई दिखाई दे रही है, और काफी समय से हमारे जानकार कह रहे थे कि बाजार में अगर पैसा बनना है तो स्टॉक स्पेसिफिक ही बनेगा, और इंडेक्स प्ले शायद इस समय इतना एक्टिव नहीं है। इसी पर एक राय ले लेते हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी। सौरभ, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जिस तरह का दायरा, एंड ऑफ कोर्स ये वॉलेटिलिटी शायद कल तक और भी अग्रेसिव होती हुई दिखाई देगी, लेकिन हमारा पोल यही कह रहा है चांसेस आर वेरी लिमिटेड कि 8700 के पार ये एक्सपायरी देखने को मिलेगी। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से क्या आपको लग रहा है बाजार बहुत मुश्किल से इस रेंज से निकलेगा, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर तो अब हमारे सामने नियर टर्म में है नहीं? So look, as is my norm, I really don't have a short-term view exactly where the expiry will be. I have absolutely no view. Our view remains that
we're seeing a consumer recovery in India. Specifically, we're seeing a consumer credit boom in India. All manner of consumer loans are becoming cheaper, credit standards are being lowered, and over the next 6 months, I think that will result in a fairly meaningful consumption pickup. On the investment side, I don't think there's any pickup. I don't see any capex pickup happening. There's not a single indicator which suggests there's a capex pickup happening. But because there's a consumption pickup and because liquidity is abundant in the wholesale market, banks and NBFCs are getting easy access to liquidity, I think the economy and the stock market should have a decent 12 months ahead of it. Our Sensex year-end target remains 29,500. आप कह रहे हैं बैंक्स और एनबीएफसीज को जिस तरह से पैसा भरपूर मिल रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन सर आपसे ये जानना चाहता हूँ एनसीडीज के जरिए जिस तरह से देखिए आप एनबीएफसीज पैसा जुटा रही हैं, इस पर आपका क्या व्यू है और इतनी अच्छा पार्टिसिपेशन के पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? I think what's happening is wholesale market rates from some 7th April onwards, cost of funding in the wholesale markets have fallen. Secondly, as the PSU banks pull back from lending to small businesses are increasingly turning not just to the private banks, they're turning to the NBFCs for credit. And the third thing is, by and large, small businesses and retail consumers are under leveraged in our country. They've got plenty of headroom to borrow. These three factors are combining to create an NBFC boom. So cheap money, plentiful demand for credit from small businesses and retail, and the two are coming together to create an NBFC boom. Whilst I have some concern about the retail borrowing aspect and I have a little bit of concern about loan against property, my reckoning is that the NBFC boom has further to run, and overall the consumer credit boom I think has at least a year left to run. But that in a way is the only sort of big happy story at the macro level in India. The consumption side and the consumer credit and SME credit side are looking in good stead. That's what will drag this economy gradually towards the recovery. कंसिडरिंग आप एनबीएफसीज को लेकर काफी पॉजिटिव है सौरभ, क्या आपका नजरिया पीएसयू बैंक्स में बदला है? क्योंकि कुछ बैंक्स ने इस तिमाही के नतीजों में बेहतरी के साइंस दिखाना शुरू कर दिए हैं। अंदाजा यही है कि शायद अगले 2 क्वार्टर में और क्लीन अप होगा और फिर इन कंपनियों की या फिर इन बैंक्स की बुक्स और बेहतर दिखने लगेंगी। क्या ये सही समय होगा फिर पीएसयू बैंक्स में अहेड ऑफ द कर्व पोजीशन लेना, या फिर अब भी आप कन्विंस्ड नहीं हैं इस रिकवरी को लेकर? I think our view remains that it's worth staying away from PSU banks. I think there is still a little bit more NPA build-up to come, another 1.5% I think NPA build-up over the next 12 months looks likely. But even more worryingly, I think the bigger challenge for PSU banks is on the already NPA'd corpus, what's already been NPA'd, I think the provisioning amount in that will rise. So the write-offs on the already NPA'd quantum will rise in the next 2 to 3 quarters, and hence I would still stay well far away from the PSU banks until there's a meaningful economic pickup. I do not think there'll be any relief for the PSU banks on the credit quality front. सर आईटी सेक्टर पर आपकी राय जानना चाहता हूं। काफी दबाव देखा जा चुका है, पहले यूएस के वीजा के हैंगओवर थे, उसके बाद ब्रेक्जिट का हैंगओवर। 52 हफ्ते के निचले स्तर कुछ दिनों पहले इन्फोसिस ने भी दिखाया, लेकिन आप देखिए 2 दिनों से यहाँ पर थोड़ी बाइंग दिख रही है। क्या खरीदारी करनी चाहिए? इन्फोसिस में बॉटम फिशिंग करने का सही समय है, या आपको लगता है मुश्किल के दौर में आईटी सेक्टर और नीचे जा सकता है? आपका व्यू क्या है सर? I can't discuss specific stocks due to compliance restrictions, but my overall view on the IT sector is that whenever any stock in this sector is running up on the expectation of a big pickup in revenue growth or a big pickup in order inflows, within 2 to 3 quarters you're seeing that stock disappoint, and hence my reckoning is it's better to focus on the stocks in the sector where the expectations regarding revenue growth, regarding order book build up aren't quite as elevated. Underlying demand conditions for Indian IT firms in the Western world are mediocre. I don't think they're in bad shape, but I think underlying demand conditions are not showing any particular signs of strong recovery in the Western world, and hence whenever an IT stock is running up for a couple of quarters on the expectation that there'll be a big revenue build up, you're inevitably seeing disappointment because the underlying economic conditions simply aren't there for this sector to boom. So focus on the names where the expectations are more muted. It remains a decent sector, cash generative, well run companies, but stay away from stocks
stocks where people are getting very excited about. एक और क्षेत्र जहां पर आज ऑफ कोर्स काफी एक्साइटमेंट है वो फार्मा कंपनियां हैं। सौरभ, मुझे पता है आपने पहले भी कहा था पिछले 2 से 3 सालों में काफी ऑप्टिमिज्म इस स्पेस में भर चुका है। आज ऑफ कोर्स ऑरबिंदो फार्मा उन नंबर्स पर आगे के आउटलुक को लेकर काफी एक्साइटेड है निवेशक। इस सेक्टर पर आपकी क्या राय रहेगी, स्पेशली जिस तरह के नंबर्स देखने को मिले हैं? बहुत ही मिक्स्ड बैग रहा है। वुड यू स्टिक योर हेड आउट एंड बाय दीज स्टॉक्स एट दिस पॉइंट इन टाइम? So I think I think this is one sector where I've felt for the last couple of years that the market tends to take a very rosy picture of underlying cash flows. If you see pharma stocks in India, often they trade at FMCG type multiples, whereas the underlying cash flows are nowhere as secure, as certain, as predictable as the FMCG sector. Each pharma company's cash flows is the coming together of many dozens of drugs, and hence it's very difficult to sort of predict cash flows in this sector. I don't think the market understands it. I think people are overconfident about the pharma sector, and whenever I see too much confidence about a sector, I start getting a little worried. So even in pharma, I would say it's worth staying realistic about the sector's prospects. If you ask me the 3 sectors where I see strong demand recovery prospects, one is, as I said, the whole small banks, private sector banks and NBFCs piece. Second, I would say, is the road sector, with Indian Railways gradually ceding market share to roads in the cargo area. I think there's a big boom in roads coming. And third, I would say, is the whole death of black money, the squeeze on the jewelry sector, on residential real estate, and the translation of that into high-end consumption in India. The whole building material sector is booming. I think that's got a long way to go. Generally, aspirational consumption in India, I think, will boom very strongly over the next 2 to 3 years. Focus on stories back home. I would say I would do less of the pharma and IT piece. I would focus much more on the stories back home. There's a real consumer pickup underway in India, and it's worth focusing on that. राइट, चलिए तो ये वो सेक्टर है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। रोड सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर, कंजम्पशन के ऊपर रखिए नजर, फार्मा आईटी को अवॉइड करिए, घरेलू बाजार में ज्यादा मौके मिल रहे हैं। ये है पूरी बात का लबोलबाब। शुक्रिया सौरभ जी आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। बग्गा साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। ये बताइए भाई, एक सीमित दायरे में देखिए भारतीय बाजार फंसे हुए हैं, लोग थोड़े कॉशियस हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, पहले ब्रेकआउट देखने को मिलेगा बाजारों में या फिर अब ब्रेकडाउन की तैयारी हो रही है? आप किस तरफ हैं? थोड़ा वीक तो है मार्केट। ओवरऑल देखें तो अगस्त 11 का जो निम्नतम स्तर था उसके करीब आया कल और फिर ऊपर उछाल आया। तो जब तक कि 8,700 तेजी से ना तोड़े मार्केट, अभी भी वीकनेस है मार्केट में। बट ये इवेंट लेड हो सकता है कि फ्राइडे के चलते कल आप देखिए 2 दिनों से फॉरेन खरीदारी भी नहीं हुई, तो वो भी एलन की स्पीच देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो वो पैसा है। मैं कहूंगा अगर आपको कुछ पसंद है तो खरीद लीजिए। इतना कुछ मार्केट नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। 8,500 और 550 पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है जहां पोजीशंस हैं। तो ओवरऑल मार्केट ठीक ही है, बट फ्राइडे तक हमें वीकनेस दिख रही है और फ्राइडे हमारे रात को ही उनकी स्पीच आएगी, थोड़ा क्लैरिटी आएगी। बट सितंबर में रेट हाइक नहीं है, तो मैं तो खरीदूंगा आज, कल, परसों। अगर और गिरता है तो अच्छा रहेगा। अब कल एक्सपायरी है, उसके चलते कुछ वीकनेस आ सकती है, बट सपोर्ट है। डिप्स पे बाइंग आ रही है इस मार्केट में, कल भी हमने देखा। तो जो भी डिप आता है उसको अगर आपको पसंद है स्टॉक तो खरीदने का ही टाइम है, ज्यादा मायूस होने का टाइम नहीं है। तो ब्रेकडाउन के संकेत जो कुछ जानकार पढ़ रहे थे वैसी स्थिति नहीं है, इनफैक्ट ऑप्टिमिस्टिक रही है। गिरावट आपको एक तगड़ा मौका दे रही है खरीदारी करने का। इस बीच खरीदारी कहां हो रही है? मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अब मौका मिलते ही यहां पर लोग तेजी की पोजीशंस लेना शुरू करते हैं। अब 60 पॉइंट ऊपर है फिलहाल ये इंडेक्स, जहां पर सेंसेक्स निफ्टी स्ट्रगल कर रहे हैं 10 और 40 पॉइंट की बढ़त के साथ, और फर्टिलाइजर कंपनियों में एक अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। दीपक, नागार्जुना, फैक्ट, आरसीएफ, ये एक स्पेस है जहां पर तगड़े वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं और काफी एक्शन बनता हुआ साफ दिखाई देने लगा है। एचओसीएल एक और काउंटर, छोटी कंपनी है लेकिन 7% तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया। अनफॉर्चुनेटली ये कंपनियां गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिहाज से काफी
रिएक्शंस दिखाती हैं और ये काफी समय बाद, नॉर्मली मॉनसून्स के आसपास ही अजय फर्टिलाइजर कंपनियां चलती हैं या फिर जेन इरिगेशन जैसे स्टॉक्स चलते हैं। इस बारी जेन इरिगेशन में तो लोगों ने काफी पैसा बनाया है। ऐसे थीम्स पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या आप ये लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव या इवन सो एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में पैसा बना के देंगे क्या? या बिल्कुल, ऑलरेडी काफी भाग गए हैं और स्पेशली आप ट्रैक्टर मेकर्स देखिए, इस तरह के रूरल एग्रीकल्चरल केमिकल्स कंपनियां हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, जो भी रूरल सप्लायर है मार्केट फ्रंट एंड कर देता है। अब एनालिस्ट कह रहे हैं कि कंजम्पशन नहीं बढ़ी है अर्बन और रूरल में, वो तो अभी टाइम की बात है। अगस्त में अब ट्यूसडे को क्रेडिट हो जाएगा 8 महीने का एरियर्स, 30-35 हजार करोड़ का एरियर्स क्रेडिट होने वाला है ट्यूसडे को, और फिर 7 सितंबर को सैलरी हाइक्स का जो है वो भी आ जाएगा पूरा अंदर। तो अर्बन कंजम्पशन उसके बाद बढ़ती है 2-3 महीने बाद। फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है जन्माष्टमी के साथ। आप इसी 3-4 महीने में लगभग 50 से 60% कंजम्पशन होती है इकोनॉमी में। तो अभी बैकवर्ड लुकिंग कहना कि एफएमसीजी का वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, वो ठीक है, बट मार्केट्स फॉरवर्ड एंडेड रहते हैं। तो मैं कहूंगा ड्यूरेबल्स खरीदिए, एफएमसीजी खरीदिए। रूरल पिकअप आएगा जब फसल कटेगी और बिकेगी, तो वो नवंबर से पहले नहीं आने वाला है। तो ये एनालिस्ट जो कह रहे हैं रूरल में वीकनेस है, वो तो रहेगी जब तक ये पेंशन का पैसा पहुंचेगा और फिर हार्वेस्ट का पैसा निकलेगा। तो नवंबर तक विल लुक एट दिस। ऑलराइट, चलिए, तो जो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन सरकार ने मान ली, वो इस महीने के अंत में एरियर्स जो है वो वेतन जो ले रहे हैं सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी लोग, उन तक पहुंचेगा। तो उम्मीद यही कि कंजम्पशन बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन हम अभी कुछ देर पहले सौरभ मुखर्जी से बात कर रहे थे एम्बिट के, वो कह रहे हैं कि आईटी और फार्मा को अवॉइड करना चाहिए। 2 दिनों में हमने जरूर देखा एक शॉर्ट कवरिंग मूव इन्फोसिस और दूसरी आईटी कंपनियों में देखने को मिला। आप भी क्या उनकी राय से इत्तेफाक रखते हैं? एक्सपोर्ट लेड सेक्टर्स को इस समय छोड़ देना चाहिए, इसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए? देखिए, जो सबसे बड़ा जोखिम है कि $20 बिलियन का हमें एफसीएनआर लौटाना है जी। तो अब कहते हैं कि आरबीआई ने उसका सारा बंदोबस्त कर लिया है, बट उसके चलते थोड़ा रुपी वीक हो सकता है जो इन सेक्टर्स को सपोर्ट करेगा। बट अगर नहीं हुआ, अगर आरबीआई ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, रुपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। कल आप देखिए काफी करेंसीज डॉलर के मुकाबले बढ़ी, और अगर जेनेट येलेन अगर डोविश रहती हैं तो डॉलर गिरेगा, रुपी बढ़ेगा। कल रुपी भी 13 पैसे बढ़ा था। तो ओवरऑल उस कश्मकश में अभी पैसा लगाना मुश्किल है। आईटी फार्मा मैं कहूंगा अवॉइड करिए। आईटी थोड़ा और गिरेगा तब मे बी इट बिकम्स अ बाय, बट ओवरऑल उसका बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो रहा है। जब तक नया बिजनेस मॉडल का विजिबिलिटी ना दिखे आपको, आईटी से अभी दूर रहना ही बेटर रहेगा। जैसे सौरभ भी मेंशन कर रहे थे कि रोड्स और इंडस्ट्रियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स में एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, और मुझे पता है इस पर आप भी कुछ समय से बुलिश रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं, अगर कोई निवेश करना चाहता है इस थीम को लेकर, क्या वो दिग्गज कंपनियों पर ज्यादा फोकस करे, एल&टी भी इस कारोबार में, या फिर जो छोटी कंपनियों को अब अच्छे ऑर्डर्स मिलने लगे हैं, चाहे वो एमईपी इंफ्रा हो, दिलीप बिल्डकॉन के हाथ में एक अच्छा ऑर्डर मिला, यहाँ पर कल श्रीराम ईपीसी जैसे काउंटर्स भागने लगे थे, वैसी थीम्स भी थोड़ी बहुत जो छोटे ऑर्डर्स कंपनियां लेती हैं और उस पर काम करती हैं, उस पर भी गौर करना चाहिए, वहां पर भी शायद मौके होंगे। तो मैं यही कहूंगा हर्षदा कि 100 रुपया अगर आप लगा रहे हैं तो 75 रुपए उसमें आप सीमेंट कंपनियों में लगाएं। सीमेंट तो सप्लाई करेगा, रूरल रिकवरी आएगी। 2 साल से लोगों ने घरों में नहीं लगाया सीमेंट ऑन अ इकोनॉमी वाइड थिंग, तो सीमेंट बहुत अच्छा करने वाला है। और 25% आप स्मॉल कैप इंडस्ट्रियल्स में लगाइए। लार्ज कैप इंडस्ट्रियल किसी को 5000 करोड़ का भी ऑर्डर मिलता है, उसकी बैलेंस शीट हिलती नहीं है बिल्कुल। तो और ये फेयरली वैल्यूड होती हैं। स्मॉलर कंपनीज ज्यादा बेटर है, बट डेट इक्विटी जरूर देखिए। ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज जो है उनके पीछे मत भागिए, क्योंकि इन्होंने मेस किया 2007-8 में, और ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट बदले हैं, ये वही मैनेजमेंट है जो डाइवर्ट करते हैं पैसा या फिर इनकॉम्पिटेंट हैं। तो क्यों आप इनको ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी करके पैसा मत दीजिए। जो अच्छे प्लेयर्स हैं जिनका डेट इक्विटी कम है उन पे ही आप गौर फरमाएं। बिल्कुल, चलिए, तो बेहतरीन कंपनियां, छोटी कंपनियां, वहां पर 25% और 75% सीमेंट कंपनियों में आपको निवेश करना चाहिए। आपने बात करी 7th पे कमीशन के जो रिकमेंडेशंस मान ली गई और जो सरकार की तरफ से अब एरियर्स मिलेंगे इन कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को, ये बताइए ऑटो कंपनियों के ऊपर भी फायदा मिलेगा
और आपको टू व्हीलर्स पसंद है या फोर व्हीलर्स पसंद है? टू व्हीलर्स। और टू व्हीलर्स ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे फोर व्हीलर से, ये आप मानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि टू व्हीलर्स रूरल भी है, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखिए मोटरसाइकिल 60 से 70% सेमी अर्बन में बिकता है, स्कूटर ज्यादा अर्बन फिनोमिना है। तो टू व्हीलर्स ऑलरेडी 52 वीक्स आए, छू के नीचे आए, वो तो एक नेचुरल रिएक्शन है और कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये 6 महीने में आप देखेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बाकी पैसेंजर व्हीकल भी पसंद है, बट टू व्हीलर आपको स्ट्रेट एक प्ले है अर्बन कंजम्पशन एंट्री लेवल पे और दूसरा रूरल कंजम्पशन पे, दोनों तरफ से आप इसको खेल सकते हैं। साथ में ड्यूरेबल कंपनियां, ड्यूरेबल्स तो लोगों को जब एक मोटी रकम मिलती है, पहले तो या वो हाउसिंग लोन कम करने का सोचेंगे या नया घर खरीदने का, दूसरा ड्यूरेबल्स की तरफ जाएंगे, उसमें टू व्हीलर्स या ड्यूरेबल्स, नया फ्रिज, नया टीवी, ये सब खरीदा जाएगा। एक जो ग्लोबल थीम इस समय खड़ी हो रही है वो कच्चे तेल की है, और आज जो डेवलपमेंट सुबह में हमने देखी, कच्चे तेल में जो उबाल आता हुआ दिखाई दिया था, द वेरी फैक्ट कि ईरान शायद ओपेक की बात मान सकता है, प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में सोच सकते हैं, ऐसी पहले अफवाहें आई हैं लेकिन वो हुआ नहीं है। क्या आपको लगता है वाकई में ऐसी स्थिति अगर उभर कर आती है तो फिर ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, केन जैसे काउंटर्स में फिर एक बहुत तगड़ी रैली बनती हुई दिखाई देगी? इस रैली पर कितना भरोसा करना चाहिए? प्राइमरी क्वेश्चन ये है, क्योंकि ईरान कब अपना मन बदलेगा उसका अंदाजा किसी को नहीं है। जी बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से अमेरिका के साथ उन्होंने करार किया, अब वो रशिया को बेस दे रहे हैं बमबारी करने के लिए सीरिया में, तो जानी दुश्मन है सऊदी और ईरान। ये बात करेंगे कुछ नहीं, वहां पे वो सीधा टेबल पे भी नहीं बैठ सकते इकट्ठे, तो ये कुछ होने नहीं वाला है। तेल गिरेगा अगले हफ्ते, आप देखेंगे जब मीटिंग के बाद, तो जस्ट उस पे लेके आप मत करें। अब अगर इनमें से कोई कंपनीज का आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है या इस तरह का कुछ है पैरामीटर, तब आप देखें, बट ग्लोबल ऑयल कहीं नहीं जा रहा, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है, और इतना सप्लाई है, इराक भी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ओवरऑल काफी कैपेसिटी है। ये बात करते रहते हैं बट अंदर से कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है मीडिया से ज्यादा बात करते हैं, खुद बात करने के बदले। बिल्कुल ऐसा ज्यादा नजर आ रहा है। बहरहाल नाइजीरिया में 26 सितंबर को ओपेक नॉन ओपेक की बैठक होगी, देखना होगा क्या आउटकम निकल कर आएगा, लेकिन इस बार देखिए बाजार को भरोसा काफी कम है ईरान की तरफ से। हालांकि कल कुछ स्टेटमेंट जैसा कि हर्षदा बता रही थी आए जरूर, लेकिन आप देखिए एपीआई की जो रिपोर्ट आई उसके बाद तो कच्चा तेल फिर आज नीचे ही ट्रेड कर रहा है। वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। सर शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए भगत साहब, और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस नोट पर हम दोनों को भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही, क्योंकि ब्रेक के बाद प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी और लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।